हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही मस्त और एकदम बिंदास होंगे हमारी तरह। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हमारा ये जो बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस का जो चैप्टर है उसका लेक्चर 3 होने वाला है। एंड आज हम एंजाइम्स और जो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है पीसीआर के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था कि जो मैंने कल बताया था, है ना, कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है कौन कौन से होते थे। एक तो एक्सोन्यूक्लियस था, क्या मैंने बताया था, एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस। और एक था आपका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम, इसके बारे में हमने बात की थी। और जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है वो डीएनए को क्या करता है, सेंटर से काटता है, यहां से यहां पॉइंट पे सेंटर से। एंड जो एक्सोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, डीएनए को बाहर से काटने का काम करता है। ये मैंने आपको कल बता दिया था। अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो आपको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो डिस्कवर किया गया था बैक्टीरिया से, मैंने आपको बताया था ना 1963 में। अब हम उस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का नाम लेने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला हमारा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, उसको हम बोलेंगे इको R1। क्या बोलेंगे उसको, इको R1। तो पहला जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हमारा होने वाला है वो है आपका इको R1, ठीक है ना, इको R1। देखो बहुत ही अच्छे से समझिएगा आप सब, यहां पे जो इको R1 आपको दिया है, इस नाम का मतलब समझो। क्या समझना आपको, इस नाम का मतलब समझना है। और ये आपका क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस है, ठीक है। तो पहला है आपका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, फिर आपका होता है हिंद थर्ड, ठीक है ना, हिंद सेकंड होता है हिंद। तो ये आपका एंजाइम है, ठीक है। तो इको R1 की अगर मैं बात करूं यहां पे, ठीक है, तो यहां पे आप देखो जो इको R1 है, इसमें ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है ईस्चेरेशिया। क्या होता है ई का मतलब, ईस्चेरेशिया, ईस्चेरेशिया, ठीक है। ई कोलाई का मतलब होता है ईस्चेरेशिया। ओके। एंड को का मतलब क्या होता है, कोलाई। क्या होता है, कोलाई। और आर का मतलब होता है स्ट्रेन। क्या होता है, आर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन, ठीक है। और इसका स्ट्रेन क्या था, RY13। क्या था, RY13। और आई का मतलब क्या होता है, रोमन नंबर। ये यहां पे ये क्या है, ये है भैया रोमन नंबर। क्या होता है, जहां से क्या किया गया था, इस एंजाइम के, ये एंजाइम का एक ऑर्डर होता है जहां से इसको आइसोलेट किया गया था। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, रोमन नंबर क्या है, ये इसका होता है आपका ऑर्डर, ऑर्डर है जहां से क्या किया गया था, एंजाइम वॉज, ठीक है, आइसोलेटेड। ओके, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, ये जो ई शब्द है यहां पे, जो ईस्चेरेशिया कोलाई है, ईस्चेरेशिया कोलाई आपने जो है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, सॉरी लिविंग वर्ड में आपने सुना था, ठीक है, लिविंग वर्ड नहीं, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, लिविंग वर्ड ही है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपने क्या देखा था कि वहां पे कैरलस लीनियस ने क्या किया था, जो पहला हमारा वर्ड होता है उसको हम जीनस बोलते हैं, दूसरा स्पीसीज है। तो यहाँ पे ई फॉर ईस्चेरेशिया, जिसको हम जीनस नाम देंगे, क्या देंगे, जीनस नाम देंगे। और ये जो ई कोलाई होता है सेकेंड वर्ड, उसको हम बोलते हैं क्या, स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इसे हम बोलेंगे स्पीसीज। ओके, बताओ इतनी बात समझ में आ गई, क्या बोलेंगे इसको, स्पीसीज, ठीक है, स्पीसीज। तो ये अब हमारा है इको R1, ये पहला रिस्ट्रिक्शन मतलब नंबर 1 पे हो गया इको R1। अब हम किसकी बात करने वाले हैं, ठीक है, अब हम बात करेंगे हिंद थर्ड के बारे में। तो यहां पे जो दूसरे नंबर पे आएगा वो हमारा होगा हिंद थर्ड, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पे H का मतलब क्या होता है, हीमोफिलस। क्या होता है, हीमोफिलस।
तो यहां पे ये जो H है इसका मतलब होता है हीमोफिलस, और IN का मतलब होता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और D का मतलब क्या होता है, D का मतलब यहां पे होता है स्ट्रेन से, वही स्ट्रेन जहां से इसको निकाला गया। तो इसका स्ट्रेन कौन सा है, RD स्ट्रेन, कौन सा, RD स्ट्रेन होता है। और ये आपका क्या है, रोमन नंबर, क्या है, रोमन नंबर, जहां से इसको आइसोलेट किया गया था और इसका कैरेक्टराइजेशन हुआ था, ठीक है। रोमन नंबर क्या है, ठीक है, ये है आपका रोमन नंबर, रोमन नंबर, ठीक है, जहां पे इसको क्या किया गया था, इस एंजाइम को आइसोलेट एंड कैरेक्टराइज किया गया था, कैरेक्टराइज्ड। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। हीमोफिलस यानी H आपका क्या है, यहाँ पे जीनस है, क्या है, जीनस है, ठीक है। और ये आपका क्या है मेरे भैया, स्पीसीज है। तो लो यहां पर भी ये आपका हिंद थर्ड है, आपका रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो गया। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ये क्या करते हैं, डीएनए को एक पर्टिकुलर प्लेस से काटते हैं, यानी एक ऐसा रीजन लेते हैं, उस रीजन को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है, जहां पे क्या होता है कि अगर आप इधर से पढ़ो या आप नीचे इधर से पढ़ो, दोनों का बोलने में सेम आना चाहिए, उसको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। और यहीं पर रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को कट लगाता है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पर, ठीक है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, ठीक है, ये इसका काम क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये डीएनए को कट करते हैं, क्या करते हैं, कट करते हैं डीएनए को, ठीक है। कट्स डीएनए एट पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है, नीट में भी आता है, ठीक है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस, ठीक है, जस्ट क्या लिखा है इसमें, जस्ट, ठीक है, कॉमन ओरिएंटेशन, जस्ट कॉमन ओरिएंटेशन, ठीक है, जस्ट कॉमन ओरिएंटेशन, ठीक है। और ये क्या करता है, ये रीड करता है सीक्वेंस को, रीड द सीक्वेंस। और ये सीक्वेंस को क्या करेगा, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, डीएनए के सीक्वेंस को रीड करता है कहां से, 5' टू 5' से 3' पर, ठीक है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, जरा ध्यान से सुनना। जैसे मैंने आपको बोला मलयालम, ध्यान से देखा, एग्जाम्पल में मैं आपको बोल रहा हूं मलयालम, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, तो मलयालम में ये होगा मलयालम, ठीक है। तो मलयालम आप यहां से पढ़ो, ठीक है, या आप यहां से पढ़ो, यहां से पढ़ो या आप इधर से पढ़ो, दोनों का पढ़ने में सेम सीक्वेंस आपको दिख रहा है, इसको ही हम बोलते हैं क्या, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है ना, समझ में आया। तो आओ हम बात करते हैं, जो इको R1 हमारा होता है उसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, आओ हम समझ लेते हैं। चल, तो यहां पर जो इको R1 होता है, इको R1, इसका जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होता है वो होता है GAATTC, GAATTC, ठीक है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस GAATTC। तो यहां पे GAATTC हो गया, यहां पे क्या हो जाएगा, GAATTC, कितना सिंपल है। तो यहां से आपका GAATTC, GAATTC, GAATTC,
समझ में आया। और आपको पता है इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, फास्फो, ये इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, फास्फो ईस्टर बॉन्ड। क्या होते हैं, फास्फो ईस्टर बॉन्ड होते हैं। एक्चुअली ये जो है ना, ये न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं, GATTC न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है। एंड इसके बीच में बॉन्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स। क्या होते हैं, इसमें होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि इको R1 का पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, बता देना। GAATTC। क्या मैंने बोला, फिर से सुनना, GAATTC। तो अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये वाला तो आपसे बन ही जाएगा। ये होता है इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, किसका, इको R1 का। और ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, ये है 5-2 3-3-2 5-3-2 5। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो इको R1 इसका ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। सबसे पहले क्या करेगा, ये जो एंजाइम होता है ये डीएनए को पहले इंस्पेक्ट करता है, उसको पहचानेगा, क्या करेगा, है ना, इंस्पेक्ट, उसको देखेगा, परखेगा, तब इसको, इसके सीक्वेंस को पहचानेगा, और पहचानेगा फिर कट करेगा। एक बात बताओ, आप किसी नए इंस्टीट्यूट में जाते हो तो वहां पे एडमिशन लेने से पहले क्या सोचते हो कि यार 2-3 दिन हम डेमो क्लास ले लें। यही होता है ना, 2-3 दिन क्या करोगे, डेमो क्लास लोगे, तब अपना डिसाइड करोगे कि हमको यहाँ पे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो वैसे यहाँ पर भी ये बातें हो रही है, ठीक है। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम हो तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले उसका काम क्या होता है, उसका काम जो होता है सबसे पहले वो क्या करेगा, डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा, उसको जांचेगा, परखेगा, तब जाकर के रिकॉग्नाइज करने के बाद वो क्या करेगा, उसको कट, यानी इसको काट देगा। समझ में आया। तो कहां से काटेगा, यहां से, यहां से। तो आओ हम इसको अगले पेज में देखते हैं, ठीक है। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है वो सबसे पहले क्या करेगा, उसका काम होता है भैया, सबसे पहले डीएनए को क्या करेगा, ये जो एंजाइम होता है, ये जो एंजाइम है, ये सबसे पहले डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा। क्या करेगा, डीएनए को इंस्पेक्ट करेगा। इंस्पेक्ट करने के बाद इसको रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, देन इसको क्या करेगा, कट करेगा, कट द डीएनए। तब क्या करेगा, डीएनए के सीक्वेंस को कट द डीएनए सीक्वेंस, डीएनए के सीक्वेंस को क्या करेगा मेरे भैया, कट कर देगा, ठीक है। समझ में आया, बाइंड होगा, फिर क्या करेगा, उसको कट करेगा। तो कट करने के लिए सबसे पहले क्या होना पड़ेगा, उसको बाइंडिंग शो करनी पड़ेगी, बाइंड होने के बाद डीएनए को ये काट देगा। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात, यहां पे मैंने बनाया GAATTC, GAATTC, ठीक है। और इसके बीच में हमने क्या बनाया था, ये देखो, ये फास्फोएस्टर बॉन्ड है, ठीक है, फास्फोएस्टर बॉन्ड है, ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल 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 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। अब होगा क्या कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, क्या मैंने बोला, ये जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डीएनए को क्या करेगा, एक पार्टिकुलर प्लेस से यानी सेंटर से काटेगा, यानी ये यहां से काटेगा। ये आपका 5-2 3- और ये है आपका 3-2 5। तो ये क्या करेगा, इसको यहां से काटेगा और इसको यहां से काटेगा। अब मुझे बताना, जब ये इसको काटेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इतना मेरे भैया क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ये देखो, ये इतना अलग हो गया और ये आपका इतना अलग हो जाएगा। तो ये आपका जो कहलाएगा, इसको बोलते हैं, ये अलग अलग होने के बाद इसको बोलेंगे स्टिकी एंड। क्या बोलेंगे इसको, स्टिकी एंड, जिसको हम कोहेसिव एंड भी बोलते हैं। अलग अलग हो गए, ठीक है। अलग अलग कैसे हुए हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या हुआ है इसमें, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड टूटे इसके, और अंदर का जो हाइड्रोजन बॉन्ड वो टूट गए हैं, ठीक है। लेकिन इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि अगर ये वापस दोबारा आ गए तो जुड़ सकते हैं। क्या हो गए, जुड़ सकते हैं। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही बात ना। तो चलो हम आगे वाले पेज में लिख लेते हैं, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, यहां पे देखो,
ये देखो यहाँ पे, ये मैंने बनाया G A A T T C, G A A T T C। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या कर रहे हैं, इको R1 से, क्या मैंने बोला, इको R1 से इसको काटेंगे, क्या करेंगे, कट बाई इको R1। ठीक है, इको R1 से इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। तो काटने के बाद आप यहां से काटोगे इसको, और इसको यहां से काटोगे। ये क्या है, 5-2 3-3-2 5-। ठीक है ना। तो काटने के बाद मुझे बताना, काटने के बाद मुझे बताना, ये आपका इतना ये अलग हो गया, और ये आपका इतना ये अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया। तो आओ मैं बना लेता हूं भाई, आओ बना लेते हैं। ये देखो, चलो ये हो गया हमारा G C G C T T A A, और ये हमारा हो गया G, ठीक है, C T T A A। तो ये हो गया इतना अलग, तो ये इतना अलग हो गया, और ये इतना अलग हो गया, ये देखो। ठीक है, ये इतना अलग हो गया। ठीक है, अलग हो गया ना। ये देखो, ये प्लस कर देता हूं क्योंकि ये अलग हुआ था। और इसको हम बोलेंगे क्या, कोहेसिव इंड। क्या बोलेंगे, कोहेसिव इंड बोलेंगे, या जिसको हम स्टिकी इंड भी बोलते हैं, स्टिकी इंड भी बोलते हैं। समझ में आया, क्या बोलते हैं इसको हम, स्टिकी इंड भी बोलते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, इस पे अगर ये दोबारा पास पास आ गए, क्या मैंने बोला, दोबारा पास पास आ गए, तो इस पे बॉन्ड बन सकते हैं, बॉन्ड दोबारा बन जाएंगे, बॉन्ड बॉन्ड। ठीक है, सिंथेसाइज अगेन, सिंथेसाइज बॉन्ड में सिंथेसाइज इफ दे कम इन कांटेक्ट। अगर ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आए तो इसके बीच में बॉन्ड बन जाएगी, कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड। बताओ, इतनी बातें समझ में आ गई, तो चलो इसको जल्दी से देख लो, फिर हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, चलो। तो ये हमारा इको R1 का था। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, हिंद थर्ड के बारे में, हिंद थर्ड। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन साइट जिसको बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक साइट ऑफ, ठीक है, हिंद थर्ड। अगर हम हिंद थर्ड की बात करते हैं, हिंद थर्ड की बात करें, तो इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, इसका होगा ए ए जी सी टी टी, ए ए जी सी, क्या मैंने बोला, ए ए जी सी टी टी। तो यहां क्या हो जाएगा, ए ए
GCTT। ठीक है, ठीक है ना, ये आपका इतना ये हो जाएगा। ओके, AAGCTT, AAGCTT, TTCGAA, और इसके बीच में क्या है, फास्फोस्टर बॉन्ड है। ये देखो, ये मैंने बना दिया फास्फोस्टर बॉन्ड, ठीक है। और इसके बीच में क्या है, इसके बीच में आपके हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। ये इसका क्या है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है डीएनए का, ठीक है। इसका मतलब ये क्या करेगा, यहां इस वाले डीएनए सीक्वेंस को काटने का काम करेगा। तो ये इधर से काटेगा, ये इधर से काटेगा, तो मुझे बताना ये फिर क्या हो जाएगा, ये ऐसे अलग नहीं हो जाएगा, ATTCGA, और ये हो जाएगा ATTCGA। ये देखो, ये भी मेरे भैया आपका क्या हो गया, ये देखो ये यहां से ये अलग हो गया, और यहां से ये अलग। एक मिनट, ये अलग हो गया और ये अलग हो गया। तो ये भी कौन सा इंड है, स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड? स्टिकी इंड बोलो या कोहेसिव इंड बोलो, बताओ। इतनी बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये था रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम का काम। अब होता क्या है कि मैं चाहूं तो इसमें से इस जीन को निकाला और किसी दूसरे में ऐड कर दिया और तैयार कर दिया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या तैयार कर दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। मेरे भाई ये मेरे पास जीन है, काटा, इस जीन को हमने क्या किया, लगा दिया, लो भैया रिकॉम्बिनेंट बन गया। क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट बन गया। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन कुछ ऐसे भी एंजाइम्स होते हैं, कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं। अच्छा, एक बात मैं बता दूं, ये जो भी रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, कहां गया, ये जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम होते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये रिस्ट्रिक्शन जो इंडोन्यूक्लियस है, ऑलवेज यूज्ड इन बायोटेक्नोलॉजी। ये किसमें यूज होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे इको R1 हिनथर्ड हो गया। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी में यूज नहीं होते, जैसे इस्मा-1, ये इसमें यही पे दिया है, इस्मा-1 की बात करेंगे स्टार्टिंग में। इस्मा-1 क्या है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस तो है, लेकिन ये क्या करता है, स्टिकी इंड या कोहेसिव इंड नहीं बनाता। ये बनाता है कौन सा इंड, ये कौन सा इंड बनाता है, ये बनाता है आपका ब्लंट इंड। क्या बनेगा, ब्लंट इंड बनेगा। बट इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में यूज नहीं करते। समझ में आया था? इतनी बात समझ में आई, तो चलो आओ हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहां पे आप लिखो some restriction endonuclease enzymes do not make sticky end, so they are not used in a बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी कौन सा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता। ठीक है, यहां पर भी लिख लो, ये बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी का मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसमें। ठीक है ना, समझ में आई बात? तो लेकिन तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं क्या,
दे फॉर्म ब्लंट इंड, ब्लंट इंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्लंट इंड बनाते हैं। ब्लंट इंड का मतलब कैसे होता है, ध्यान से सुनना। इधर देखो, ये मैंने क्या किया, जी 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 सी सी सी, या आप ऐसे कर लो, सी 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 सी, जी 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 सी सी सी। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसका? इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा इश्मावन। क्या होगा? इश्मावन होगा। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, इसके बीच में आप ये बॉन्ड लगा दो ऐसे, ये देखो, ये हमने क्या किया, इसके बीच में हमने लगा दिया। लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां से काटेंगे। क्या करेंगे? यहां से काटेंगे तो ये आपका कुछ ऐसे दिखेगा। कैसे दिखेगा? सी सी सी, जी जी जी, सी सी सी, सॉरी, जी 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 सी सी सी। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा जो है इसको हम ब्लंट इंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लंट इंड बोलेंगे। और ये रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में यूज नहीं होता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से एक बार इसको देखो, फिर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, डीएनए लाइगेज एंजाइम का काम करेंगे। डीएनए लाइगेज होता क्या है, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। चलो, देखो, जो डीएनए लाइगेज होता है ना, इसका जो डीएनए लाइगेज का मतलब लाइगेशन करना, डीएनए को जोड़ना, डीएनए के सीक्वेंस को जोड़ना। तो ये जो डीएनए लाइगेज है, ये T4 फेस नाम के वायरस से निकाला गया था। डीएनए लाइगेज जो डीएनए को जोड़ने का काम करता है। कैसे? उसके बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा और बीच में उसके क्या बनाएगा, ठीक है ना, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाएगा 3' OH पे, है ना, 5' फास्फेट ग्रुप पे क्या करेगा, ये बॉन्ड बनाएगा, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड या फास्फोस्टर बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, मेक फास्फो डाइस्टर बॉन्ड, है ना, बिटवीन 3' OH एंड 5' फास्फेट पर। ठीक है ना, यहां पे बॉन्ड बनाएगा। ठीक है ना, ठीक है, इन न्यूक्लियोटाइड्स, इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है ना, जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने एक डीएनए लिया, यहां पे इधर देखो, ये मैंने डीएनए का ये एक सीक्वेंस लिया, ठीक है ना, ये, और इस पे क्या है हमारा, इस पे है हमारा जी, इस पे है GAATTC, GAATTC, ये है। हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको यहां से काटा, ठीक है, और ये हमने इसको ऐसे अलग कर लिया, ये देखो, ये हमने इसको ऐसे अलग कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसका ये वाला सीक्वेंस हमको क्या करना है, यूज में लाना है।
तो यूज में लाओगे इसका मतलब इसको कहीं ना कहीं तो जोड़ोगे, कहीं ना कहीं जोड़ोगे। तो मान लो हमने क्या किया, यहां पे एक पीबीआर लिया, इधर देखो एक वेक्टर लिया हमने जिसका नाम है पीबीआर। क्या नाम है भाई? पीबीआर। हमने इसको क्या किया, इको R1 एंड हिंद थर्ड से काटा, ठीक है ना। हमने इसको किससे काटा, हमने इसको रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम जिसको हम बोलते हैं क्या, इको R1 एंड हिंद थर्ड से काटा। जो ध्यान सुनना, जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से आप इसको काटोगे सेम इसको भी होगा। तो यहां से आपने कौन सा यूज किया था, हिंद थर्ड एंड इको R1, इको R1। तो जिस रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का एंजाइम आप इस डीएनए सीक्वेंस को काटने को यूज कर रहे हो, वही एंजाइम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस आप इस पीबीआर को काटने में करोगे। तो काट लिया, जैसे ही काटोगे तो काटने के बाद ये इतना सीक्वेंस गायब हो गया। ये देखो, ये यहां पे देखो, ये सीक्वेंस आपका गायब हो गया, उड़ा दिया। अब उड़ाने के बाद ये सीक्वेंस, चलो आओ हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। ये देखो, ये हमने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, ठीक है। इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, और कट करने के बाद हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो यहां पे कौन सी सीक्वेंस हो सकती है बताओ, यहां पे GAATT, G, एक मिनट, अरे नीचे क्यों लिख दिया भाई, यहां पे GC करना था, CTTA, ये हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस को, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला जो सीक्वेंस आपको दिख रहा है, इसको हम ला करके यहां पे अटैच कर देंगे, ठीक है। तो आओ लगा दो, GAATT, ठीक है, GAATTC, और यहां पे G हो जाएगा, जुड़ गया ना। तो किससे जोड़ा है बताओ तो मेरे भैया, आपने इस डीएनए सीक्वेंस को यहां पे आकर के क्या कर दिया, इसको लाइगेट कर दिया है। क्या कर दिया है, लाइगेट कर दिया, यानी जोड़ दिया है। और किससे जोड़ा था, बाई डीएनए लाइगेस, ठीक है। ये डीएनए लाइगेस कहां से निकाले थे आप, इस डीएनए लाइगेस को कहां से निकाले थे, फ्रॉम T4 फेज, है ना, जो कि एक क्या है, वायरस है, एक प्रकार का क्या था, ये वायरस था। आई होप आपको डीएनए लाइगेस का भी काम समझ में आ गया होगा। मान लो हमने ये क्या किया था, ये आप ऐसे मान सकते हो ना, हमने इंसुलिन जीन निकाला था। क्या निकाला था हमने यहां से निकाला था, ये आपका, ये कौन सा जीन है, इंसुलिन, ठीक है ना, इंसुलिन जीन निकाला था यहाँ पे। अब क्या करना है, ये हमारा जो तैयार हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसा, कि ये आपका इंसुलिन बनाएगा, क्या बनाएगा, इंसुलिन बनाएगा, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी तैयार करेंगे। क्या तैयार करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए की हम तैयार करेंगे कॉपी। तो इसको हम कहां भेज देंगे, कॉपी तैयार करेंगे तो इसको हम भेज देंगे कहां, पीसीआर में। कहां, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। किसके लिए, इसकी बहुत सारी कॉपी बनाएंगे, ठीक है ना, डीएनए की कॉपी बनाएंगे। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बातें समझ में आ गई क्या, ठीक है। तो दोस्तों, मुझे लगता है आज के लिए इतना ही रखता हूं, ठीक है। आज के लिए क्या करता हूं, इतना ही रखता हूं। फिलहाल मैं थोड़ा सा आपको क्या करता हूं ना, एनसीईआरटी भी रीड करवा देता हूं। एनसीईआरटी को जरा आप पढ़ना अच्छे से। यहां पे लिखा है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। चलो हम सीखते हैं। Probably appreciate advantages of sexual reproduction over asexual reproduction। आपने देखा है कि सबसे ज्यादा एडवांटेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही होता है, ठीक है। फार्मर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर वेरिएशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक सिस्टम।
कोई भी जेनेटिक सेटअप है तो उसका कोई ना कोई वेरिएशन या रिकॉम्बिनेशन होता है, सम ऑफ द विच मे बेनिफिशियल टू ऑर्गेनिज्म एज वेल एज पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन के लिए भी यूज होता है। एंड क्या दिया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रिजर्व जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, यानी उसको क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ाता है, उसको प्रिजर्व करता है। वाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, परमिट्स वेरिएशन, डिफरेंसेस देखे जाते हैं। ट्रेडिशनल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर्स यूज्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल ब्रीडिंग, ऑब्वियस सी बात है हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट यूज करते हो, इंक्लूजन मल्टीप्लिकेशन एंड अनडिजायरेबल जीन अलोंग विद डिजायरेबल जीन। आप क्या करते हो कि अपना डिजायरेबल जीन लेते हो, किसी में ऐड करते हो, आप रिकॉम्बिनेंट बनाते हो, क्या बनाते हो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हो, जिस फिर उसका क्या करते हो, ठीक है, उसकी क्लोनिंग करते हो, जीन ट्रांसफर करके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाओगे तो सबसे पहले क्या करोगे, जीन निकालोगे, ट्रांसफर करोगे वेक्टर में, फिर उसकी कॉपी तैयार करोगे, क्या करोगे, कॉपी तैयार करोगे, ठीक है। ओवरकम दिस लिमिटेशन अलाउ टू आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस वन ऑफ सेट डिजायरेबल जीन विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन इनटू द टारगेट ऑर्गेनिज्म। अगर आपको कोई आपको कोई नया प्रोडक्ट बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है, उसको क्या करो, आप कट करो डीएनए से, फिर जोड़ो डीएनए लाइगेज से, ठीक है ना, और आप क्या करो, रिकॉम्बिनेंट तैयार कर लो और उसको डिजायरेबल जो होस्ट होता है उसके अंदर एंटर कर दो, ठीक है। स्टेराइल कंडीशन हो चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डिजायरेबल बनाना चाहते हो तो अनडिजायरेबल जीन को निकाल दिया, उसको अटैच कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, मस्त एकदम होना चाहिए, ठीक है। डू यू नो लाइकली फैक्ट ऑफ द पीस ऑफ डीएनए व्हिच इज somehow transferred into the alien organism, जिसको हम बोलते हैं, है ना, पीस ऑफ डीएनए वुड नॉट, एलियन ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है, जिसमें आप इसको ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, वो नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ प्रोजेनी सेल्स, ठीक है, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, बट व्हेन इट गेट्स इंटीग्रेटेड इनटू द जीनोम ऑफ रेसिपिएंट इट मे मल्टीप्लाई, है ना, एंड इनहेरिट हो गए डीएनए के साथ। जैसे आपने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डाला किसी होस्ट के अंदर, अब वो होस्ट का सेल डिवाइड करेगा तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी डिवाइड करेगा, कैपेबिलिटी होती है ना, प्लाज्मा डीएनए के पास सेल्फ रिप्लिकेशन की क्षमता होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए, जरूरी नहीं प्लाज्मा डीएनए में डाल रहे हो, किसी और डीएनए में डाल सकते हो, तो वो डिवाइड होगा तो वो भी डिवाइड होगी, ठीक है, ऑफ द क्रोमोसोम, एंड व्हाइल एबिलिटी टू रिप्लिकेट इन द क्रोमोसोम देयर इज स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन। डीएनए का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है, उसमें ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, वो मैं आपको आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं वेक्टर वगैरह की बात नहीं किया है, तो आगे मैं बात करूंगा, ठीक है। विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रिप्लिकेशन, तो आई थिंक आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा यहाँ पे, है ना, कैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलियन पीस ऑफ डीएनए एंड ऑर्गेनिज्म नीड टू बी पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच हैज स्पेसिफिक सीक्वेंस, क्रोमोसोम के पास इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। origin of replication and alien DNA linked with the origin of replication, यानी ORI पर DNA को लिंक करोगे एंड एलियन पीस ऑफ DNA कैन रिप्लिकेट, जो रिप्लिकेट करेगा, मल्टीप्लाई करेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्लोनिंग, एंड आइडेंटिकल कॉपी आपकी टेम्पलेट डीएनए की तैयार हो जाएगी। तो ये आपको मैं यहाँ पे इतना ही बताने वाला हूँ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप क्या करना, सबसे पहले चैनल को फॉलो वगैरह कर लेना मेरे भाई, ठीक है ना, फॉलो वगैरह कर लोगे तो मजा आया रहेगा। डम 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 ढोल बाजी डम 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 डम। तो लेक्चर 3 हमारा था, बहुत बढ़िया। पीसीआर हमारा नहीं हो पाया, अगले लेक्चर में कर लेंगे। तो भैया राम राम, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सब एकदम खुश रहो। गुड बाय, टाटा, गुड नाइट।